हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास में। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, आर का एग्ज़ाम डेट आ गया, तो अब मंथली मैगजीन को भी हम लोग प्रॉपर तरीके से टाइमली करेंगे। ये क्रॉनिकल मैगजीन से हमने स्टार्ट किया है और आज की क्लास में उसी थी मैगजीन अगर आप देखेंगे तो यह है। इस पे एडिशन इसका अप्रैल है, लेकिन इसके अंदर अगर बात करेंगे तो फरवरी का है। ठीक है, फरवरी 2025 का करंट अफेयर इसमें है, यानी जनवरी लास्ट से फरवरी तक का इसमें अपडेटेड है। इसका कवर पेज अप्रैल के नाम से मतलब ऐसे लिख के आता है, 1-2 महीने आगे का लिखा रहता है। कंप्लीट इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो हम करेंगे और ईपीपी से सारो यार स्पेशल भी करंट अफेयर क्लासेज जो एकदम ओरिएंटेड है, उस तरीके एक सेपरेट क्लास की जो सेल्फ से क्वेश्चन फ्रेम करके बनाए जाते हैं, वो क्लास भी खा रही है। तो वो क्लास भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और इस तरीके से पूरे मैगजीन में एक तो मंथली मैगजीन आपका है, उसमें टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, महत्वपूर्ण वन लाइनर भी करा देंगे इसका, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो एमसीपी की प्रैक्टिस करा देंगे। तो आज की क्लास जो है आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस का है। और जो लोग जिसके लिए मतलब पीडीएफ वगैरह है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल है जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक बार ध्यान दीजिएगा, आप चैनल को विजिट करके ज़रूर जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, खास करके जो शॉर्ट नोट्स के हैं, वो ज़रूर देख डालिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उन सारे प्रश्नों को आप एक बार देख डालिएगा। और स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से आज के अपने सेशन को। सेशन कैसा लगा, इस तरीके के करंट अफेयर को कैसे और कंप्लीट कराया जाए, अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के प्रश्न को। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका करंट अफेयर इसमें है, तो 29 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का अपडेटेड है। अगली मंथ का जैसे महीना मैगजीन आएगा तो उसमें मार्च वाला हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है करंट अफेयर का, वो कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे। यानी भी चर्चा में रहा है, रत्नागिरी में ये पाया गया है एक अवशेष, ठीक है, वो किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे। तो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, तमिल और ब्राह्मी, संस्कृत और ब्राह्मी, पाली और देवनागरी, फारसी और खरोष्टी। जब तक हम ऑप्शन रीड करेंगे तब तक आप अपना आंसर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम आंसर बता के आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संस्कृत और पाली, ठीक है, सॉरी ब्राह्मी ना। तो ये जो रत्नागिरी में पाए गए अवशेष थे क्या थे, संस्कृत और ब्राह्मी में इसके भाषा लिपि थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में चर्चा में रहे, है ना, अली ए लिगांग के त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस तरह के साथी देखिएगा, जब भी कोई फेस्टिवल हो या त्यौहार हो तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो किस रीजन में मनाया गया भारत के, खासकर अगर पूर्वी आपके स्टेट में हो, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट में, और उसके साथ साथ उत्तरपुरी में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जनजाति द्वारा मनाया गया गोंड, है ना, भील, मिसिम या संथाल, तो कौन सी जनजाति के द्वारा ये मनाई जाए, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 2 का ऑप्शन सी, मिसिंग, ठीक है। मिसिंग जनजाति के द्वारा जो है हली ए लिगांग त्यौहार जो है ये मनाया गया है। तो हलगना में चर्चा में था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, हाल ही में चर्चा में रहे विजय दुर्ग किले का जो किस नाम से जाना जाता है। विजय दुर्ग जो किला है वो, उस किले को किस नाम से जाना जाता है। तो साहसी किला, पूर्व का जिब्राल्टर, समुद्री प्रहरी, मराठा किला, ठीक है, शक्ति किला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो विजय दुर्ग किले का नाम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व का जिब्राल्टर। इसी तरीके का सिर्फ इस मैगजीन का अगर आप हैं तो जो ये एमसीक्यू वाला आपका प्रश्न का पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, हाल ही में चर्चा में रहे टोकिंग की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है। ध्यान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जियोग्राफी मैपिंग का प्रश्न रहेगा। भारत और श्रीलंका, चीन और वियतनाम, जापान और फिलीपींस, है ना, म्यांमार और थाईलैंड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन और वियतनाम। इसके बीच में जो टोकिन की खाड़ी है और हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे वे ऑफ बंगाल प्रोग्राम जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस वर्ष हुई थी, ठीक है। अब ये चर्चा में कहा वे ऑफ बंगाल प्रोग्राम वाला, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है 1995, 2030, 2010 या 2015। इसका उत्तर बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2030, ठीक है। चर्चा में रहा जो भी बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2003 इसकी स्थापना होती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, खास करके जब इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में आते हैं तो इंपॉर्टेंट रहता है। अगला प्रश्न है, सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है। तो
हम बात करेंगे सहकारी बैंकों का नियम। कह रहा है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। उसके बाद से कह रहा है कि राज्य सरकार और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार। तो प्रश्न संख्या 6 जो है इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सहकारी समितियों पे रजिस्ट्रार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा सहकारी बैंकों से संबंधित में। फटाफट से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे माजोराना, ठीक है, क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है। तो ऑप्शन कह रहा है गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये चर्चा में था ये चिप, है ना, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये विकसित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 104 का जो सब 4 है किससे संबंधित है। और राष्ट्रपति की शक्तियां, संसद सदस्य की अयोग्यता, द्वितीय आपातकाल या राज्य के अधिकार। प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस तरह से चर्चा में थी, तो संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है ये, न भारतीय संविधान का ये आर्टिकल है। अगला प्रश्न संख्या 9, हाल ही में चर्चा में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो कानून बनाने का अधिकार, दया याचिका स्वीकार करने का अधिकार या बजट पारित करने का अधिकार। तो इसमें आप यही उत्तर देखिएगा, प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा 72 का आखिर का ऑप्शन डी दया याचिका स्वीकार करने का। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। उसमें एक और 9 में एक और था संशोधन करने का, तो ये तो हो पाते हैं, उसी 3 ऑप्शन था आपका सही था, तो वहीं बता दिया आपको। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे इन स्पेस इससे संबंधित संगठन है। ठीक है, इन स्पेस इससे संबंधित संगठन है। चारा इसरो का निजीकरण, भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और समुद्री अनुसंधान। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10, ये किससे संबंधित है, ऑप्शन बी से भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देना किन स्पेसएक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का कहाँ उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है हल्दिया पश्चिम बंगाल, बी है कोची केरल, टी है तो जोगी बोपा असम और विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जोगी बोपा जो असम है, इन जगह पर इसको अंतर्देशीय टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़िए, अगला पर लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है। तो लिखिएगा 4 ऑप्शन है, जब लोकसभा इसकी अनुमति दे, या फिर लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति हो, जब सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए कह दे, या फिर प्रधानमंत्री की जांच नहीं हो सकती। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 12। इसका सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री जब लोकपाल के अंतर्गत तब आ जाएगा जब लोकपाल के सदस्य 2/3 हो, उनकी सहमति हो, तो प्रधानमंत्री भी क्या हो जाएंगे, लोकपाल की जांच के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश के ओम्बड्समैन प्रणाली से ली गई है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन और स्कैंडिनेवियाई देश है, या फिर जर्मनी। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियाई जो देश है, यहाँ से लिया गया ओम्बड्समैन जो प्रणाली है लोकपाल की स्थापना के लिए भारत देश में है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला कह रहा है हाल ही में चर्चा में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन ध्यान ये कह रहा सूचना सुरक्षा, बाल संरक्षण, अश्लील सामग्री के प्रचार प्रदंड के लिए, और या साइबर अपराध से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी से उत्तर होगा, जो अश्लील सामग्री है उसके प्रसार पर दंड से संबंधित है 294 ये की से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली ये कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है, 46%, 52%, 63 या 75%। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 63%। तो भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु का दर कितना प्रतिशत है, 63% यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न संख्या 16 जो है खाली में चर्चा में रहे केलाट की खाड़ी जो अकाबा की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है। ठीक है, तो अकाबा की खाड़ी ऑप्शन देख लीजिएगा, और आपके 4 ऑप्शन आपके पास भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, मिस्र, इजराइल
और जॉर्डन सऊदी अरब है, फ्रांस इटली एसी वाले में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिर इंडोनेशिया है। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब यहाँ पे घिरी हुई देशों से ये आबादी खाड़ी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो एमटीपी भी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में चर्चा में था। ऑप्शन देख लीजिएगा, कह रहा है 1965, 1971, 1985 और 1999। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 1971। ठीक है, टर्मिनेशन एमटीपी एक्ट का किस वर्ष लागू हुआ था, 1971 में आपका लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि आव्रजन और विदेशी विधेयक जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है, कह रहा है विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास पर नियंत्रित करना, या ऑप्शन बी कह रहा है भारतीय जो नागरिकता है प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, पासपोर्ट अधिनियम को संशोधित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 18 ये इमिग्रेशन बिल है। ऑप्शन ए विदेशी नागरिकों का आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न 19 नंबर, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट जो गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई है, योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में 100 करोड़ का यहाँ पर इस योजना के तहत क्या कहते हैं ऋण प्रदान किया जाता है। ले अगला प्रश्न 20 नंबर जो है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो हाल फिलहाल में खोजी गई नई तितली प्रजातियों में कौन से शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक तितली खोजी रही है, कौन सी प्रजाति नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी आप देखिए यहाँ पे, है ना। इसका उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देखिए ऑप्शंस को और बताइए कौन से यहाँ पर सही होगा। प्रश्न क्या 20 का जो इसमें पूछा है शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रीन लीफ जो वार्बलर है वो शामिल नहीं है। 20 का सी हो जाएगा। बाकी 3 जो है आपकी क्या है इस वाले में शामिल है ना। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, कमेंट करके बताइएगा कि टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 21 नंबर क्या कह रहा है, भारत में लू जो हीट वेव से संबंधित IMD द्वारा निर्धारित तापमान सीमा क्या है, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा क्या तापमान सीमा निर्धारित की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है 35 डिग्री मैदानों के लिए, 40 डिग्री मैदानों के लिए, 25 डिग्री सेल्सियस आपका कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, 50 डिग्री सेल्सियस सभी क्षेत्रों के लिए। इसमें क्या कैटेगरी इसकी बनाई गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस जो कहा किसके लिए, मैदानों के लिए निर्धारित किया गया। इनको प्लेन्स है वहाँ पे तापमान की सीमा इतना बताई गई है, किसके लिए, लू के लिए, यानी हीट वेव के लिए इतनी सीमा बताई गई है। अगला प्रश्न 22 नंबर, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है। तो 4 ऑप्शन आपके पास फिर से ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीश जांच अधिनियम है ना 1968, संसद अधिनियम 1952, या उच्चतम न्यायालय अधिनियम 71 का, भारतीय संविधान अधिनियम जो 1950। कहाँ से किसके तहत इसको निर्धारित किया गया है ना, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की यहाँ भी बात की जा रही है। तो प्रश्न संख्या 22 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जो इस अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया, निर्धारित किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट से हम क्वेश्चन पास करते चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है, भारत में हमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही जो व्यवस्था है MR के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है, 40 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 किलोमीटर। इतना 23 का जो है ऑप्शन सी 10 किलोमीटर ये सीमा संशोधित करके भारत में हमारे के बीच में निःशुल्क आवाजाही के लिए संशोधित की अधिकतम दूरी के लिए बनाया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 24, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है। तो ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हुआ है, इसका नाम क्या है, स्वच्छ भारत संयंत्र, संजीवनी, सृजनम या जीवन रक्षा। प्रश्न संख्या 24 का आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सृजनम। ठीक है, 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सृजनम इसका नाम रखा गया है ना, इंपॉर्टेंट रह गया। क्या दीजिए, भारत का पहला ये स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है।
प्रश्न संख्या 25 ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद ने ये प्रस्ताव पारित किया था, उसके लिए कितनी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कितनी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? कुल सदस्यों का आधा, 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य। 2 ऑप्शन और हैं, आप यहाँ देख लीजिए। कह रहा है कि 1/3 कुल सदस्य या सभी सदस्यों की सर्वसम्मति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 2/3 उपस्थित, ठीक है, और मतदान करने वाले सदस्य। ये किसके लिए? तो अब देखेंगे उच्चतम न्यायालय के लिए अब पे यहाँ पे बात की जा रही है। आगे बढ़े, रुकेंगे अगला प्रश्न। कहाँ थे हम लोग? 25-26 के आ गए थे। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है खान जो मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक CCA कार्यालय हाल ही द्वारा जो हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो खान मंत्रालय पर स्टार्ट किया गया है, नए फर सिवारों पर चर्चा करना, ई बिल की जो कार्य क्षमता है उसके लाभों की जानकारी देना, इसके वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज हुआ था। सी कह रहा बजट आवंटन पर चर्चा करना, या फिर डी कह रहा है उसके मंत्रालय जो है उसकी नीतियों की समीक्षा करना। तो यहाँ पे क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी। ठीक है, ई बिल जो कार्य क्षमता और लाभों की जानकारी देना, यहाँ पर क्या होगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना, नियुक्ति का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजीव कुमार, नृपेंद्र मिश्रा, ज्ञानेश कुमार या सैयद अकबरुद्दीन को? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 27, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार को। ये भी याद रखिए, ज्ञानेश कुमार जो किस नंबर के? तो 26वें नंबर से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति में इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। 28 नंबर है, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख? सीधा सा आपको बताना है यहाँ पे कितना लाख का लक्ष्य रखा गया है। यानी 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। किसके अंतर्गत? AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के आपके पहल के अंतर्गत ये बात की गई है। अगला 29 नंबर कह रहा है हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? USA, जापान, वियतनाम या फिलीपींस? ये कहाँ पर किया गया है? कह रहा है कि ये तमिल कवि थे तिरुवल्लुवर, और इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया या फिलीपींस में? प्रश्न संख्या 30 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, साथ में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ठीक है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में हो रहा है 5वीं जो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है कोमोडो। क्लियर है? चलिए 30 का ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। कह रहा हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? यूके की बात कर रहा है, और यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि से अमित शाह, रघुराम राजन, एन चंद्रशेखरन, अरविंद केजरीवाल? यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा 31 नंबर का ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन। इनको जो है मानद नाइटहुड की उपाधि से जो है अभी सम्मानित किया गया है। कहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो यूके में सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 32। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है, इस एजेंसी ने किसके साथ मिलकर जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम विश्लेषण स्थापित किए हैं? इसरो के साथ, है ना, यूनेस्को के साथ, NDMA के साथ या पर्यावरण मंत्रालय के साथ? तो प्रश्न संख्या जो 32 है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, इसरो के साथ मिलकर। ठीक है, ASI ने किसके साथ मिलकर? इसरो के साथ मिलकर ये काम किया है। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जहां बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? एक सांस्कृतिक स्थल है और प्रभावित होगा जो उसका जलस्तर बढ़ेगा समुद्र का। तो खजुराहो का मंदिर, महाबलीपुरम, अजंता गुफाएं या सांची का स्तूप? तो अगर ध्यान से देखें कौन पोस्टल एरिया में आपका पड़ेगा? प्रश्न संख्या 33 से ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन बी, महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम आपका जो है ये प्रभावित हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार की अपराध श्रेणी से हटने का मुख्य कारण क्या था? कि महिलाओं के अधिकारों का हनन करता था, दूसरा कह रहा है विवाह के निजी संबंधों में दखल देता था, और सी कह रहा है अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन था, या फिर उपरोक्त सभी? तो प्रश्न संख्या 34 के यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
यानी उपरोक्त सभी तीनों के तीनों ये कारण है आपका, जिससे के लिए व्यभिचार को जो है अपराध की श्रेणी से हटाया गया। तीनों कारण आपके हैं, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर। हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था? राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग 2014, 15, 16 या 18? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा 35 का आपका बी 2015 में। ठीक है, 2015 में इसको क्या किया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर क्या कह रहा है? ठीक है, हाल ही में जो ICRI सेट का द्वारा जो किया गया अध्ययन है, उसके अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो केवल प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की कमी जो ऐसा है, या केवल अनाज आधारित आहार, कृषि उत्पादकता में गिरावट या बढ़ती शाकाहारी प्रवृत्ति? उसका क्या कारण है? इस रिपोर्ट के अनुसार आप जानेंगे कि भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है इसका कारण है ऑप्शन बी, केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता। ये जो मुख्य कारण है क्या है? प्रोटीन की कमी का कारण बन रहा है भारत में। अगला प्रश्न 37 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है? ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 214, 224 का ए, या 226 या 230। तो फटाफट से आंसर इसका बताइएगा। 37 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 224 का ए। ये जो है आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 38। चर्चा में रहा लोक प्रहरी बनाम भारत संघ त्वरित इसका मामला सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था? इस चर्चा में था, इस मामले में भारत सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनर्नियुक्त किया जाए या केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाए। तो बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही सही उत्तर है, बी वाला ऑप्शन आपका, केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी जो न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, ये उसमें बताया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है चर्चा में रहे एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI पर जो है किसे नियंत्रण करने का अधिकार होगा? तो राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार या उच्च न्यायालय? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 39 का आपका ऑप्शन सी, केंद्र सरकार को। ठीक है, किसको हो जाएगा? केंद्र सरकार को यहाँ पर नियंत्रण करने का अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे जो यूसैइड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमेरिकी रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना, अमेरिका व्यापार को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन सी, वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना, केवल अमेरिकी नागरिकों की सहायता करना। प्रश्न संख्या 40 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, वैश्विक विकास और मानवीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न जो है 40 नंबर, आयकर विधेयक 2025 में आयकर जो वर्ष है वो किस रूप में परिभाषित किया गया है? मतलब जो आयकर वर्ष है, तो आप ध्यान दीजिएगा वो कब से कब तक होता है? जनवरी से दिसंबर कह रहा है, अप्रैल से 31 मार्च, जुलाई से जून, या अक्टूबर से सितंबर। 41 का आपका सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक जो अप्रैल से 31 मार्च तक ये जो आपका आयकर वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न 42 नंबर, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें आप फटाफट से देखिए, 4 ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। इसमें आप एक बार ऑप्शन को रीड करिए और बताइए। आपको सही उत्तर हम बता दे रहे हैं 42 नंबर में आपको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड है ना, और लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये जो इसमें फ्री ट्रेड के अंतर्गत इसमें ये देश शामिल है। 42 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, प्रधानमंत्री का जो नया 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी, धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात को वित्तीय सहायता देना, या सरकारी नौकरी में आरक्षण 50% की, केवल शिक्षा में सुधार। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा जो प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, ऑप्शन ए, अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं को उसमें सुनिश्चित भागीदारी करना, 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न का 44 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे लिक्विडिटी कवरेज अनुपात LCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, फटाफट से 4 ऑप्शन आपके पास देखिए। बैंकों को अधिक क्रेडिट देने के लिए प्रेरित करना, तरलता सुनिश्चित करना, लाभ बढ़ाना, और वैश्विक बाजार में भागीदारी बताना। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा इसका LCR का मुख्य उद्देश्य प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी, बैंकों की तरलता को सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में कच्चा तीव्र दीवार का कारण
क्या है इस मुद्दे पर? तो द्वीप पर बसे भारतीय नागरिक, श्रीलंकाई सेना की मौजूदगी, भारतीय मछुआरों को सीमित अधिकार देना या द्वीप पर समुद्री व्यापार। क्या कारण है यहाँ पर जो विवाद का? प्रश्न संख्या 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय मछुआरों के सीमित अधिकार से रिलेटेड यहाँ पे इस द्वीप पर विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न 41 नंबर, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 85, 96, 102 या 110वीं। ठीक है, कितना रैंक है इसमें? तो 46 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कमेंट करके बताइएगा कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, तो वो चीज़ आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 47 नंबर, अगला AIC का सम्मेलन जो है किस देश में किया जाएगा? यूके, UAE, USA या भारत? ठीक है, तो AIC का सम्मेलन की बात कर रहा है 47 नंबर, तो बात ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी भारत है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर जो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ब्रजेश दमानी, पंकज आडवाणी, राहुल बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन बी पंकज आडवाणी। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न 49 नंबर कह रहा है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट खेती, कृषि का भविष्य, हरित क्रांति और डिजिटल खेती, आधुनिक जो भारत है, उन्नत कृषि या फिर विकसित भारत। क्या है इसका यहाँ पर थीम है, विषय वस्तु है, ये ध्यान दीजिएगा। 49 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उन्नत कृषि विकसित भारत जो है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय है। अगला प्रश्न देखिएगा 50 नंबर कह रहा है कि जो मत्स्य वाला है, मत्स्य शैजा क्या है? से फरवरी बंदरगाह में जो है सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया गया। तो ये नौसैनिक युद्ध पोत है। गहरे समुद्र में शोध करने वाला पोत बताया जा रहा है, चौथी पीढ़ी का आपका गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन। तो ये जो मत्स्य 6000 है, ये आपका क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाला क्या है? ये पनडुब्बी है। क्लियर है? तो यहाँ तक ध्यान दीजिएगा साथियों। हमने कंप्लीट कर लिया है आपका इस फरवरी महीने का कंप्लीट इम्पोर्टेंट पूरे MCQ मैगजीन के थ्रू। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आपको लिए चलते हैं इससे के आगे वाली क्लास में थोड़ा सा और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा अपना आप। क्या? बजट, यूनियन बजट जो है 25-26 जो इसी मैगजीन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको रिवीजन कर लेना है। और ध्यान दीजिएगा ये क्लास है बेस्ट 300 MCQ की, है ना। इसमें जो पिछले 3 महीनों करंट अफेयर का है वो आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें कवर है। एक बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जाकर चैनल पर विजिट करके इस क्लास को देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिएगा ये केंद्रीय बजट जो यूनियन बजट, इसमें जो बजट है इसको देखेंगे और साथ ही साथ बता दें कि इसके क्लास के अंत में जो बजट से रिलेटेड कुछ स्पेशल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल फैक्ट्स अलग से पूछे जाते हैं उसको क्लास के अंत में करा देंगे, ताकि वहाँ से भी जो पॉइंट बने आपका गलत ना हो। बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट्स बुलेटिन पॉइंट की तरह से आपको बना के दिया गया है। तो 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2025 को जो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया, ये केंद्रीय बजट 25-26 का था। और जो भी एग्ज़ाम्स होगा ना, अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, उस एग्ज़ाम्स में बजट से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत जल्दी यूपी बजट भी करा दिया जाएगा, तो उसको भी ध्यान में रख के अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें जो है भारत के सपने को साकार करने के लिए आप देखेंगे बजट में पर्याप्त अवसरों को सृजन 17 प्राथमिकताओं की बात की गई है। और इसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो बजट का अनुमान जो है देखिएगा, पहले सबसे पहले बजट अनुमान जो 25-26 वो कितना है, तो इसमें बताया गया कि उधारियों के अलावा जो कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय जो है वो क्रमशः कितना रहने का अनुमान है। तो 34.96 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय जो है 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगला पॉइंट कह रहा है कि निवल कर प्राप्तियाँ कितना रहने का अनुमान है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का ये अनुमान इसमें लगाया गया है। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट में नोट कीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस स्टेटमेंट में ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है या फिर वन लाइनर के तौर पे भी, कि राजकोषीय घाटा जो है GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा जो है 4.4% रहने का अनुमान है। और ये पॉइंट जो है बजट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला पॉइंट कह रहा है कि सकल बाजार उधारियां कितना रहने का अनुमान है? 14.82 लाख करोड़। ठीक है, 14 दशमलव जो है 2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से आप नोट कर लेंगे तो रिवीजन में भी आपको आसानी होगी। और पीडीएफ के लिए बता दें, हाँ, इसका पीडीएफ जो है आपको जीएस सक्सेस मंत्रा टेलीग्राम चैनल होगा, उससे जुड़िएगा। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएंगे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स है ना, और टेस्ट सीरीज आपको कराया जाता है, और उस चीज़ को आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष जो है वित्त वर्ष 25-26 में कैपेक्स व्यय जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहने का अनुमान है? तो 11.21 लाख करोड़ रुपए, जो जीडीपी का जो 3.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला पॉइंट है कि बजट 25-26 किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। बजट 25-26 कृषि, ग्रामीण विकास, समावेशी विकास, विनिर्माण, एमएसएमई, ठीक है, और रोजगार, निवेश, ऊर्जा, निर्यात और नवाचार जैसे 10 व्यापक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सारे क्षेत्रों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आइएगा, देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे कृषि के बारे में। ठीक है, कृषि के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बजट में किसानों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो बजट में भारत को जो है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। किसानों के लिए क्या बात की गई है कि फूड बास्केट बनाने के लिए, इसको फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात की गई है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिले लक्षित हैं? तो 100 जिले। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बजट का जो है, जो अगर आप एक बार इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो पूरे वर्ष भर जो भी आपका एग्जाम देंगे, हालांकि आप आर ओ देंगे, यूपीपी से देंगे, उसमें काम आएगा। अन्य कोई भी अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं तो वहाँ भी आपको ये काम आने वाला। तो सारे फैक्ट्स वाले पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। धन धान्य जो है कृषि योजना प्रधानमंत्री वाला, इसके अंतर्गत कितने जिले लक्षित हैं? तो 100 जिले। सीधे सीधे ऑप्शन बना के आपसे ये चीज़ पूछिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कृषि योजना के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, ठीक है, ये कृषि योजना के लिए इसका उपयोग किया गया है। कृषि योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ध्यान दीजिएगा कितनी राशि आवंटित की गई है, तो देखेंगे ये आपका 10,000 करोड़, कितना 10,000 करोड़ कृषि योजना के लिए आवंटित की गई है। तो ये सारे फैक्ट्स और डेटा भी आपको याद रहने चाहिए। अगला पॉइंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो दलहन के लिए देखिएगा, और जो दाल का इसमें नाम मेंशन है वो दाल का नाम आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। सरकार ने 6 वर्षीय जो है दलहनों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो तूर का दाल, उड़द, ठीक है, मसूर, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि हाल फिलहाल में जब बजट की बात की गई तो उसमें किन किन दालों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, या बेसिकली किन दालों का उल्लेख नहीं किया गया, तो 3 नाम आपको ध्यान रखना है। तूर, उड़द की दाल, ठीक है, मसूर, ये दाल 3 आपको स्पेशली नाम ध्यान रखना है जिसका जिक्र बजट में किया गया है। उसके बाद से एक अगला पॉइंट है कि मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? तो बिहार में मखाना उत्पादन प्रसंस्करण बोर्ड वहाँ पे बनाया जाएगा, उस बोर्ड को स्थापित किया जाएगा। हालांकि अभी ये नहीं क्लियर है कि बिहार में किस जगह पे, ठीक है, बिहार में किस जगह पे या फिर किस जिले में, है ना, लेकिन इतना है कि बिहार में मखाना को बढ़ावा देने के लिए बिहार मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये असम के नामरूप में, ठीक है, जगह का नाम याद रखिएगा, नामरूप। असम के नामरूप में ये संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है, जो कि बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जो एमएसएमई की बात की जाती है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें की गई है? तो एमएसएमई के लिए जो है क्रेडिट गारंटी कवर किया गया है, कितना? 10 करोड़ का, ठीक है, 10 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कवर किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है उनको समर्थन देना, यानी एक तरह से उनको एक्सेलरेट करना, उनको आगे और स्टार्टअप में लाना। उसके बाद से इस योजना की जो एमएसएमई योजना है, इसके तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 5,000 करोड़, कितना? 5,000 करोड़ आवंटित की गई है। और एमएसएमई के लिए क्रेडिट जो गारंटी योजना है उसका नाम क्या है? तो प्रमुख एमएसएमई क्रेडिट योजना। ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या आ रहा है
कि विनिर्माण से संबंधित जो विनिर्माण है उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं, 2-4 पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है, उन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा और देख लीजिएगा। मेक इन इंडिया, ठीक है, बात की जा रही है मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। इसके उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए मिशन की स्थापना की जाएगी। तो किस मिशन की? तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य क्या होगा? तो विनिर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के डेवलपमेंट के कार्य को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस विनिर्माण मिशन है, इसके तहत किन उद्योगों को लक्षित किया जाएगा? तो वही छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को, ठीक है, इन सारे को टारगेट किए में रखा गया है। और विनिर्माण उद्योग को जो अगला पॉइंट है कि समर्थन देने के लिए किस योजना का उपयोग किया गया? तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन अभी हमने देखा, ये पॉइंट इसी में कुंभे के 2 पॉइंट इसमें आपको देखने को मिला है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, एजुकेशन की अगर बात आती है तो एजुकेशन में देखें कितना क्या-क्या प्रयास किया गया है। तो सरकारी स्कूलों के लिए अगर आप बात करें तो अटल टिंकरिंग लैब की योजना बनाई गई है। तो कितने लैब बनाने का यहाँ पे किया गया है? तो लगभग-लगभग 50,000, ठीक है, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की बात की गई है। अटल टिंकरिंग लैब्स को कितने वर्षों में स्थापित किया जाएगा? तो अगले 5 वर्षों में ये टारगेट रखा गया है। कितने अटल टिंकरिंग लैब्स जो है साइंस एग्जीबिशन इनोवेशन को लेके उसका मुख्य उद्देश्य रहता है, तो उन चीज़ों को बढ़ावा देगा। तो वही देखिए अगला पॉइंट, अटल टिंकरिंग लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूलों में नवाचार, जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना। किस तरीके के से नई-नई चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स है ना? जो एक आप देखते हैं कि अ साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, उसकी एक तरह से बेसिकली यहाँ पे नींव रखी जाएगी। इसके माध्यम से इसका एक प्रयास किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज जो है और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में कितने सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? मतलब वो पता 75,000 सीट यहाँ पर आप देखेंगे, बढ़ाने का क्या किया गया है? लक्ष्य रखा गया है। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए कौन-सी योजना की घोषणा की गई है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अलग से इसको पूछ लेगा कि हाल-फिलहाल में चर्चा में रहा भारतीय भाषा पुस्तक योजना क्या है? ठीक है? तो इसका टारगेट ये है कि स्कूल और जो हायर एजुकेशन है, उसमें भारतीय भाषा में जो डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान किया जाए, है ना? इस तरीके से सारी पुस्तकों की जगह डिजिटल रूप में आपको प्रदान करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। भारतीय जो भाषा पुस्तक योजना है, ठीक? अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है? एआई। इसको लेके क्या-क्या प्रकाशन है, किस तरीके से चीज़ें बनाई जाएँगी? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र को कितना फंड आवंटित किया गया? 500 करोड़ इसमें दिया गया है। और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो वही इसका अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। एआई के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना। हालाँकि देखिए जितना ही ये ह्यूमन के लिए चीज़ों को आसान करने वाला है, उतना ही कहीं न कहीं ये कठिन भी करेगा। एआई है जिस चीज़ों को आप चुटकी में हर चीज़ को अवेलेबल करा दे रहा है, तो वो एक आपको देखिए फैक्ट और जो डेटा है डेटाबेस पे काम करेगा। तो जो डेटा इसके पास अवेलेबल है उसी में से फ़िल्टर करके जो बेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड कराएगा ये, ठीक है? अब अगला पॉइंट क्या है कि गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि नई योजना के तहत जो है गिग वर्कर्स को क्या प्रदान किया जाएगा? तो पहचान पत्र और स्वास्थ्य की देखभाल, ये चीज़ें यहाँ पे प्रदान की जाएँगी। और इसके साथ-साथ कह रहा है कि स्वास्थ्य लाभ जो है किस योजना के तहत मिलेगा? तो इनको जो गिग वर्कर्स हैं अगर इनको आप स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं, तो किस योजना के तहत आप देंगे ये लाभ? तो बताया गया है कि हम पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत इनको ये लाभ मिलेगा। और गिग वर्कर्स को जो पहचान पत्र जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो उन्हें औपचारिक मान्यता और लाभ प्रदान करना। इस तरीके से एक आइडिया भी रहेगा कि हाँ, कितने वर्कर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितनों को योजना का लाभ मिल रहा है, तो इससे एक जो होती है चीज़ों को कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अगला है कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वही योजना क्या है? उनको समर्थन देना। और इसमें कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो लगभग 2000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। 2000 करोड़ जो है स्पेशली इन वर्कर्स के लिए, उसकी देखभाल के लिए आवंटित किया गया है। अगला जो पॉइंट है शहरी विकास से संबंधित है, ठीक है? शहरी विकास, इसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। शहरी चुनौती निधि के लिए कितना फंड आवंटित किया गया? तो 1 लाख करोड़ का। और शहरी चुनौती निधि जो फंड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो उसमें बताया गया है कि शहरों के विकास को बढ़ावा देना है, यानी एक तरह से अलग से जितनी तरीके की डेवलपमेंट की चीज़ें हो सके, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या किया गया? आवंटन किया गया है। इस योजना का नाम वही प्रधानमंत्री शहरी चुनौती योजना रखा गया है। और 1 लाख करोड़ रुपए का एक आ गया है यहाँ पे फंड इसको
दिया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इसमें क्या कह रहा है परमाणु ऊर्जा वाले में, तो इसमें जो पॉइंट है कह रहा है छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर अनुसंधान है और उसके विकास के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है। छोटे जो मॉड्यूलर रिएक्टर है उनका अनुसंधान विकास के लिए तो लगभग 20,000 करोड़ का। ठीक है, ये याद रखिएगा 20,000 करोड़ का यहाँ पे आवंटन किया गया। किस प्रकार के रिएक्टरों के अनुसंधान विकास के लिए फंड आवंटित किया गया, तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए। कैसे, छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर है उनके लिए सब चीज़ें किया गया है। अगला पॉइंट है परमाणु ऊर्जा को समर्थन देने के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है, तो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान योजना। ठीक है, ये योजना का नाम ध्यान रखिएगा, उसमें कितना आवंटन है 20,000 करोड़ का, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी क्या कह रहा है, तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इसमें क्या कौन सी संशोधित योजना है, तो उड़ान योजना। और इसके तहत योजना के तहत कितना लक्षित है गंतव्य जो है 120 नए गंतव्य इसमें लक्षित किए गए हैं। इस जो संशोधित उड़ान योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में बताया गया है कि हाई कनेक्टिविटी, ठीक है, क्षेत्रीय जो हवाई कनेक्टिविटी है उसको सुधार करना। और इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो लगभग 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़ का यहाँ पे आवंटित किया गया। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में 120 नए गंतव्य बनाए जाएंगे, उड़ान योजना वाला है और उसमें 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आवास से संबंधित। आवास वाले में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो स्ट्रेस्ड हाउसिंग जो यूनिट है उसके लिए स्वामी फंड के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन किया गया। और कौन सा जो क्षेत्र इसके फंड में लाभान्वित होगा, तो आवास होगा। और इस फंड योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने 15,000 करोड़ का यहाँ पे आवंटन किया गया है। अगला पॉइंट है अनुसंधान से संबंधित। अनुसंधान क्या है, तो अनुसंधान नवाचार फंड का उद्देश्य वही निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। यहाँ पर देखिएगा प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी ये चीज़ें इसका लाभ मिलेगा। और अनुसंधान नवाचार जो योजना है इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार योजना। इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई, तो 20,000 करोड़ इसके लिए भी आवंटित की गई है इस रिसर्च के लिए। इसमें ध्यान दीजिएगा एक प्लस पॉइंट जो है देखने को मिलेगा कि निजी क्षेत्र को भी, इसमें निजी क्षेत्र में इस चीज़ को बढ़ावा देने की बात की गई है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अच्छा कुछ चीज़ ये है कि स्पेशल देखिएगा RO के लिए जो डिफरेंट को जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को कराया जा रहा है। आप भी कमेंट कर दीजिए, अभी तो फिलहाल ध्यय वाला चल रहा है और दृष्टि की जो कुछ टेस्ट सीरीज है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज है आपको यहाँ पे लेवल करा दिया जाएगा, जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपके एग्जाम में जो है अलग लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस को लेके जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्यक्ष विदेशी FDI से संबंधित। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है बीमा के लिए नया FDI सीमा क्या है, तो 100% कर दिया गया है। और बीमा के लिए इसके पहले FDI सीमा 74% थी, ठीक है, 74% का था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि FDI की जो नई सीमा है वो कितना कर दी गई है या फिर पहले कितना थी, कितना बढ़ाया गया। FDI में वृद्धि जो है किस योजना के तहत की गई है, तो बीमा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत। ठीक है, तो FDI के बारे में हो गया। अब आइएगा देखिएगा थोड़ा सा कुछ यहाँ पे कर अपडेट जो है टैक्सेशन के बारे में, कर अपडेट सुधार के बारे में। तो बताया गया है यहाँ पे कि अपडेटेड आयकर रिटर्न्स के लिए विस्तारित समय सीमा 4 वर्ष का कर दिया गया है। और किराए पर TDS की पुरानी सीमा जो है 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। और बजट में कौन सी नई कर व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी, तो उच्च जो छूट सीमा के साथ नई कर व्यवस्था की गई थी। हालांकि जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद चीज़ें होंगी, लेकिन बात इसमें की गई थी। और कितना क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई, नए बजट में कौन सा कर सुधार किए गए हैं, तो नई कर छूट में सीमा TDS और TCS को देरी से अपराध मुक्त करने सब 2-4 बातें बताई गई। हालांकि वो टैक्सेशन वाली चीज़ें हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये मोटा मोटी पॉइंट याद रखिएगा ये वाला कि इसमें कितने वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा, तो 12 लाख रुपए की यहाँ पे बात की गई है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा अगला जो है सीमा शुल्क और कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क और कस्टम ड्यूटी की बात की जाए तो कौन सी जीवन रक्षक दवाइयों और दवाओं पर BCD छूट है, तो यहाँ पे कैंसर और दुर्लभ जो दीर्घकालिक रोगों के लिए ऐसी 36 जीवन रक्षक दवाओं जो हैं उनके लिए क्या किया गया, छूट किया गया है। जो आयातित जमी हुई मछली पर जो नया BCD है वो क्या है, तो 5% का। और पेस्ट हाइड्रो जो लाइसेट है उस पर जो भी 5% का है। अगला है इस पे क्या किया गया है, IFPD के लिए ओपन सेल पर 5% तक घटाया गया है।
और अगला जिसमें पॉइंट है इंपॉर्टेंट रहेगा कि कस्टम ड्यूटी में जो जीवनावश्यक दवाओं पर छूट क्यों दी गई है, तो रोगियों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराना। देखिए यहाँ पे भले जो भी छूट है वो तो आपको पता है क्यों दिया गया है, लेकिन कितने कितने प्रतिशत की छूट है, ये जो कुछ दुर्लभ और कैंसर की दवाएं हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण विकास की बात की जाएगी, ग्रामीण विकास पे क्या क्या चीज़ें किया जा रहा है, इस पे क्या क्या बताया गया है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें और बनाई जाएंगी, तो 5,000 किलोमीटर सड़कें बनाए जाने का टारगेट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली उद्देश्य क्या है, होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना। लेकिन ये है कि 5,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है और इसके लिए धनराशि कितनी आवंटित की गई है, तो 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़ यहाँ पर आवंटित की गई है, ग्रामीण विकास के कैटेगरी में आएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण वाले पॉइंट में क्या क्या चीज़ें हैं, इनके लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना शुरू किया गया है। और इसके लिए कितनी महिलाएं शामिल होंगी, तो 70% महिलाएं शामिल होंगी। कितना आवंटन है, तो 5,000 करोड़ का आवंटन यहाँ पे किया गया है। तो स्पेशल तौर पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या क्या बातें इसमें है, तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना है, 70% महिलाएं कवर होंगी और 5,000 करोड़ का बजट है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य के बारे में बात किया गया, स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो नई योजना लाई गई है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक, इसका वही उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो सस्ती और व्यापक देखभाल के लिए उपलब्ध कराना। धनराशि कितनी आवंटित की गई, तो 10,000 करोड़ यहाँ पर आवंटित किया गया है। ठीक है, 10,000 करोड़ यहाँ पर आवंटित किया गया है। तो ये था आज का जो इससे कंप्लीट मैगजीन में आप देखेंगे केंद्रीय बजट 24-25 के जो सारे पॉइंट्स थे वो सारा पॉइंट्स हमने करा दिया है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है बजट के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पहले आपको बता देते हैं। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो जब कभी स्टेटमेंट बनेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स का यूज हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि पहला जो बजट है भारत का, उसमें जो ब्रिटिश भारत के अगर बजट की बात करें आप, तो 1860 में आप देखेंगे ब्रिटिश भारत में पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा पारित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जेम्स विल्सन का नाम याद रखिएगा। और ईयर 1860 में जो है इनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। तो देखिएगा कह रहा है कि 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का जो है पहला जो है बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो उस समय के वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी के द्वारा जो है ये बजट पेश किया गया था। तो कौन सा बजट था ये, तो ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का। उसके बाद से एक पॉइंट आता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो देखिएगा 1950 में, है ना, गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट जो है वित्त मंत्री जॉन मैथाई द्वारा देश को पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद से एक अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि बजट के इतिहास में जो है ना सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई द्वारा जो है ये बजट लगभग 10 बार जब यहाँ पे देखेंगे बजट इनके द्वारा पेश किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक पॉइंट है बजट से रिलेटेड कि भारत में पहली जो बार महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था, तो आप ध्यान देंगे तो ये इंदिरा गांधी थी। और ये कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने अपना बजट पेश किया था। और उसके बाद जो है महिला के रूप में पूर्णकालिक अगर आप देखें तो वो बजट है बजट के इतिहास का जो पूर्णकालिक के लिए और सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री जिन्होंने जो पेश किया है वो निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने बजट को पेश किया। और इसके साथ साथ इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि सबसे लंबी अवधि का जो बजट भाषण है वो निर्मला सीतारमण का रहा है, इन्हीं का रहा है। तो 2020 में था ये 2 घंटा 40 मिनट का बजट का भाषण था, लगभग 2020 वाला। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बजट के जो इतिहास से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बजट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। टेलीग्राम चैनल जो जीएस सक्सेस मंत्र उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी बहुत सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेगी बजट। तो देखिएगा सबसे पहले विकास यात्रा की जो बात की गई है यहाँ पे, विकास यात्रा की, इसमें विकास के 4 इंजन की बात की गई। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा कि जो विकास के 4 इंजन हैं उन 4 इंजन को आप जाने अच्छे से। तो विकास का जो 4 इंजन बताए गए इस बजट में साथियों, ध्यान दीजिएगा, पहला बताया गया कृषि, दूसरा एमएसएमई, और तीसरा बताया गया निवेश, और चौथा है निर्यात। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बार बजट के, जिसको नाम दिया गया है विकास के इंजन। आगे अभी चलेंगे जब आगे पॉइंट्स में, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को जो है डिटेल में क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको ध्यान रखना है। ईंधन की अगर बात करेंगे, इसमें ईंधन किसको बताया गया है, तो बताया गया सुधार को जो ईंधन के रूप में काम करेगा, है ना। उसके साथ साथ बताया गया है कि मार्गदर्शक प्रेरणा क्या रहेगी, तो समावेशिता। ठीक है, समावेशी विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे।
और बताया गया है कि गंतव्य क्या रहेगा, तो विकसित भारत, ये यहाँ पे लक्ष्य इसको बताया गया है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट विकास के इंजन को आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो अगला पॉइंट कि विकसित भारत की आकांक्षा किस तरीके से की जा रही है, जो विकसित डेवलप्ड भारत होगा उसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा विकसित भारत, तो वो चीज़ देखिएगा। पहला बताया जा रहा है कि विकास में तेजी लाना, ये होगा। उसके बाद से समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, भारत के जो बढ़ते मध्य वर्ग की जो व्यय करने की क्षमता है उसको बढ़ाना, यानी जो क्रय शक्ति आप देखते हैं परचेजिंग पावर उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और निजी क्षेत्र के जो निवेशक है उसमें नई जान डाला है, यानी जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर इन्वेस्टमेंट है उसको आगे बढ़ाने की बात की। और परिवार के जो है ना, परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरना, इन सब सारे बातों को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत की क्या की जा रही है, आकांक्षा की जा रही है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से परीक्षा के प्रश्न बनेंगे, तो देखिएगा कि गरीब जो है, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित इसके क्या क्या उपाय हैं, कैसे किया जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे कृषि विकास को बढ़ावा देना और जो ग्रामीण समृद्धि है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। किस तरीके से, तो उसके कुछ पॉइंट्स है, 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स आप देखते चलिएगा। इसी पॉइंट से आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात की जा रही है। इसमें क्या होगा, तो इसमें चीज़ें जो होंगी ध्यान दीजिएगा कि उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात की गई है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट जब आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इस पॉइंट को कि केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण क्या किया गया है, तो जो है 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को जो है जो अल्पकालिक ऋण दी जाती है उसकी सुविधा 5 लाख तक ऋण में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, ऋण में वृद्धि किया गया, 5 लाख तक कर दिया गया। केसीसी के माध्यम से जो ऋण मिलता था वो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट 5 लाख तक इस ऋण को, इसमें वृद्धि की बात की गई है। ठीक, आगे बढ़ेंगे जो तीसरा पॉइंट देखेंगे, तो तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, जो है ये कृषि जिला विकास कार्यक्रम से ये योजना इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसमें क्या है, 100 जिलों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने जिले शामिल हो रहे हैं, 100 जिले शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य है ना कृषि योजना। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला जो चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में क्या बात की गई, कपास उत्पादक मिशन, जो कपास की उत्पादकता मिशन उसके लिए बात की गई है। इसमें 5 वर्षीय मिशन से जो है कपास कृषि को, उसकी उत्पादकता को क्या किया जाएगा और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ये ईयर याद रखिएगा, 5 वर्षीय मिशन रहेगा कपास के लिए। और 5वां पॉइंट इसमें जो है वो बिहार में मखाना बोर्ड स्थापन ना करने की बात की गई। अभी कहाँ पे होगा ये चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो मखाना बोर्ड बनाया जाएगा उत्पादन और प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में जो है सुधार लाएगा और FPO का गठन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिए, मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा, तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक। अगला पॉइंट जो है वो दलहन में आत्मनिर्भरता के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि कुछ जो दालें हैं उसके लिए आत्मनिर्भरता को लाना होगा, क्योंकि देखिए भारत जो है उत्पादन में भी आप देखें पहले पर इसमें आता है और कंजम्पशन में भी भारत क्या कर रहा है, पहले पर है, तो उसके लिए आत्मनिर्भरता आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें दाल बताया गया तूर, उड़द, ठीक है, मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन को प्रारंभ किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, दलहन के लिए कितना वर्ष, 6 वर्षीय, कपास के लिए 5 वर्षीय। तो ये ईयर याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आपसे बन के प्रश्न बनेगा यहाँ पे, है ना, या तो सीधे सीधे पॉइंट में हमसे पूछा जा सकता है। दाल कौन कौन सा इसमें नाम जो उल्लेख हुआ है, मेंशन हुआ बजट में, वो तूर का दाल है, उड़द का दाल है और मसूर की दाल है। 3 दालें हैं जिसका विशेष तौर से उल्लेख किया गया और 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। बात करें आगे, देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, तो जलवायु के अनुकूल जो बीज हैं उनका विकास किया जाएगा, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ावा देना, उत्पादकता में वृद्धि, और उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि कटाई के बाद जो भंडारण में सुधार, है ना, और प्रबंधन, किसानों को लाभकारी जो कीमत है वो प्रदान करना। तो ये सब सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, किसके लिए, दलहन आत्मनिर्भरता को लेके। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक। इसमें क्या बताया गया है कि जो देखेंगे भारत में जो लगभग, अगर इस तरह से देखें तो जो भारत के हर एक गांव है लगभग उस गांव में आप पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा।
तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसको उत्प्रेरक के तौर पे यूज किया जाएगा, मतलब उससे हेल्प ली जाएगी किस तरीके से ग्रामीण समुदाय के आसपास जो स्थित है उनमें संस्थागत खाताएं खोली जाएंगी, डीबीटी कैश या अकाउंट जो इस तरह की चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, उसमें प्रसार किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो सूक्ष्म उद्यम है उनकी क्रेडिट सेवाएं, बीमा, डिजिटल सेवाओं की सहायता से सब सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि एमएसएमई की सहायता करना और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। तो एमएसएमई के लिए कई सारी चीज़ें बढ़ाई गई हैं और उसमें जो उसके रेंज वगैरह है उसको भी चेंज किया गया। अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा कि सूक्ष्म उद्यमियों के लिए जो है क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा और एक क्रेडिट कार्ड कहाँ बनेगा, तो उद्यम पोर्टल याद रखिएगा, उस पर पंजीकृत जो है सूक्ष्म उद्यमी होंगे उनके लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। और पहले साल में जो है कितने कार्ड जारी किए जाएंगे, तो 10 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य यहाँ पर है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे क्या जो आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़ की जो है एक क्रेडिट कार्ड जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो उद्यम पोर्टल पर बनेगा ये क्रेडिट कार्ड, है ना। और इसमें 5 लाख रुपए तक के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। उसके साथ साथ पहले साल में कितने क्रेडिट कार्ड जारी होंगे, तो 10 लाख क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जारी किए जाएंगे। पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना क्या है इसमें, तो जो किनके लिए कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 लाख जो है पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक ऋण दिए जा सकें। यानी अगर हम बात करें कि इसमें, है ना, जो पहली बार उद्यमी होंगे पहली बार के, वो उसमें 5 लाख होंगे। उस 5 लाख में कौन कौन है, तो महिला है, अनुसूचित जाति और जनजाति है। ये पर्टिकुलर जो नाम मेंशन हुआ ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। तो इसमें देखिएगा क्या क्या बातें की गई हैं, जो उसके लिए क्या अधिदेश के साथ मिशन को बात की गई है, किस तरह के मिशन इसमें आगे बढ़ेगा। तो उसमें देखिएगा व्यापार करने की सुगमता, है ना, और जो मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु कामगार, जीवंत और गतिशील एमएसएमई का क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ों का इसमें बात की गई है। उसके बाद से अगर आप देखें तो ये सघन जो क्षेत्र हैं कुछ चीज़ों पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, है ना, जिससे आप जो रोज़गार स्वरोजगार उत्पन्न हो सके और ऐसे चीज़ें जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो वो सारे पॉइंट्स रीड कर देने के बाद ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे फुटवियर और लेदर के लिए जो है फोकस किया गया इस प्रोडक्ट स्कीम में जो है लगभग 22 लाख व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रियल स्किल बेस्ड इसमें वर्क रहेगा और 4 लाख करोड़ का टर्नओवर, है ना, 1.1 लाख करोड़ के निर्यात होंगे। इसमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है, देखिएगा लगभग 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार की बात की गई फुटवियर और लेदर वाले क्षेत्र में। खिलौना क्षेत्र के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे क्लस्टर बनाए जाएंगे जिसके हिसाब से जो मेड इन इंडिया अपना ब्रांड है उसको प्रोत्साहन मिल सके, मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने यहाँ होगी। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी सहायता इसमें दी जाएगी, जिसमें बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की बात की गई, इसमें बिहार की बात की गई है। किसानों की आय वही वृद्धि और युवाओं के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, ये सब सारी चीज़ में बताई गई हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिएगा, ऋण से संबंधित जो है गारंटी सुरक्षा के लिए ऋण की जो उपलब्धता होगी उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो एमएसएमई के लिए वर्तमान में 5 था, ठीक है, संशोधित करके 10 किया गया है, ठीक। स्टार्टअप निर्यात एमएसएमई के लिए यहाँ पे स्टार्टअप के लिए 10 था, उसको 20 किया गया है और निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपये तक के जो ऋण की यहाँ पे बात की गई है। और जो उसका वर्गीकरण मानदंड है वो चेंज हुआ है एमएसएमई का, वो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो पॉइंट बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ क्या कर रहा है, एक सूक्ष्म उद्यम है, ठीक है, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम, निवेश वाला एक है और टर्नओवर वाला, 2 बेसिस पे बनता था ये। तो इसमें जो है सूक्ष्म उद्यम जो वर्तमान में 1 था, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, 2.5 कर दिया गया है। लघु उद्यम 10 से क्या कर दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे 25 कर दिया गया, और ये मध्यम जो है 50 से कितना कर दिया गया है, 125 कर दिया गया है। तो ये जो इसका रेंज चेंज हुआ है, ठीक है, निवेशकों के लिए ये ध्यान रखिएगा। बात करेंगे टर्नओवर के लिए, उसमें जो 5 से 10 कर दिया गया, 50 से 100 और 250 से 500, ठीक है। तो इसमें जो है टर्नओवर बारे में जो पुराना वाला था उससे याद रखिएगा लगभग 2 गुना कर दिया गया है, और यहाँ पे 2.5, 25, 125 इस तरह का ये स्लैब यहाँ पे इस तरीके से चेंज करके इसके नए मानदंड बनाए गए एमएसएमई के लिए। समझ में आ गया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो चेंजिंग है मे भी आपसे स्टेटमेंट बना के यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ ले। अगला जो पॉइंट साथियों ध्यान दीजिएगा कि लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश के लिए क्या क्या बातें की गई है। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स बनेंगे वो पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, क्या क्या पॉइंट बनेंगे।
सबसे पहले तो देखिएगा जो सक्षम आंगनवाड़ी को लेके बताया गया है, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.2, आईटी में क्षमता का विस्तार, सभी जिला अस्पतालों में डे जो केयर कैंसर केंद्र बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे जब हम, तो देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, तो स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो पुस्तकें होंगी वो भारतीय भाषाओं की पुस्तकों, जो भारत की लोकल लैंग्वेज है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उस लैंग्वेज की भाषाओं में जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। कौन कौन सी? स्कूल लेवल की किताबें और हायर लेवल की। तो ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम बहुत ही एक अच्छी स्कीम है, जिससे आप रीजनल लैंग्वेज को भी आप साथ लेके चलने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण के लिए जो 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, है ना। कितने? 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ये आप ध्यान रखेंगे, 5 स्थापित किए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगला पॉइंट क्या है? अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो बताया जा रहा है अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के अंतर्गत, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद से शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, जिसका कुल परिव्यय जो है लगभग 500 करोड़ होगा, है ना। एआई जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा शिक्षा के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें, सरकारी माध्यमिक स्कूल था प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, वाईफाई लगवाया जाएगा, है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर, डिजिटलीकरण को लेकर। तो उसके बाद से अगला है चिकित्सा का विस्तार होगा। इसमें क्या क्या पॉइंट से विस्तार में ही प्रश्न पॉइंट बनते हैं। तो अगले 5 वर्षों में लगभग 75,000 सीट जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, इसमें बात कही गई है। और लगभग यहाँ पे 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स शिक्षा से चिकित्सा से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। पीएम स्वनिधि से संबंधित क्या बातें हैं, तो बैंकों से जो अधिक ऋण, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और इन सब तरह की क्षमताओं का विकास करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए कल्याण वाला एक स्कीम थी, जो ई श्रम पोर्टल था उस पर ये पंजीकरण किया जाएगा। और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनको स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। जो इसके पहले भी आप लोगों में से जो बहुत सारे लोग थे ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो उसमें क्या है, जन आरोग्य के माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। क्लियर यहाँ तक? एक बार जो प्रमुख व्यय है उस व्यय को देख लीजिए, क्रम क्या है जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। स्टेटमेंट में पूछता है कि उसका ऑर्डर पूछ लेता है, कई बार यहाँ तक ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो किस पे? रक्षा पे। उसके बाद से ग्रामीण विकास है, फिर गृह मंत्रालय, कृषि और संबंध उससे कार्यकलाप है, 4 हो गया। 5वें नंबर पर आपका आ रहा है शिक्षा। किसने नंबर पर खर्च की बात करें तो पहले पर डिफेंस, उसके बाद 5वें पर शिक्षा, तब जाकर स्वास्थ्य आ रहा है आपका। उसके बाद से क्रम में आपका शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार, ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग, है ना। उसके बाद से आ रहा समाज कल्याण और वैज्ञानिक विभाग, ठीक है। तो ये ऊपर के टॉप 5 आप याद रखिएगा, 5 से 6 इसमें क्रम कौन सा है, किस पे कितना खर्च किया जा रहा है। अभी इसका हम आपको परसेंटेज भी बता देंगे, कौन कितना कहाँ जो परसेंटेज है कितना कितना खर्च हो रहा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा साथियों, जो टॉप 5 है उसका परसेंटेज हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा। डिफेंस का जो है आपका लगेगा तो वह 26.6% है, प्रतिशत याद रखिएगा, है ना। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा चुका बजट एलोकेशन का। टॉप 5 बता दें, उतना कम परसेंटेज आपको बता दें टॉप 5 का, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा जो है आपका रूरल डेवलपमेंट 14.5%, होम अफेयर्स में 12.6% का है, ठीक है। उसके बाद से जो अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर का, उसमें 9.3%, और शिक्षा एजुकेशन पर आपका लगभग 7% का है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 7%। इसमें क्या है कि कई बार जो है आपसे स्टेटमेंट में से प्रश्न बना के पूछा जा चुका है कि क्रम जो है किस तरीके से, या फिर मिलान करने के लिए प्रतिशत के हिसाब से, बजट एलोकेशन के हिसाब से। तो टॉप 5 आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एलोकेशन में पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें कौन है, फिर उनका परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज याद है कि डिफेंस का, है ना, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके साथ साथ अब एक अगला पॉइंट है जिसमें कि रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, एक बार इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, कहाँ सबसे ज़्यादा आता है कहाँ सबसे ज़्यादा आता है, सारे पॉइंट्स आप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कहाँ से आता है, तो उधारी और अन्य देनदारी जो है वहाँ से आपका लगभग कितना है, 24%। उसके बाद से आपका आयकर से है 22% का, है ना। जीएसटी और बाकी अन्य कर से 18%, 17% जो आपको मिल रहा है वो निगम कर है। कौन सा कर है, तो निगम कर है। उसके बाद से आपका गैर प्राप्तियाँ 9%, जो शुल्क उत्पाद है 5%,
इसमें भी हम कहेंगे कि जो टॉप 5 हैं या टॉप 3 हैं आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ये 24%, 22 और 18 वाला। क्लियर है इतना? उसके बाद से अगर हम बात करें कहाँ जाता है रुपया, तो रुपया कहाँ खर्च होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो देखिएगा राज्यों का हिस्सा और कुल हिस्से की अगर हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है ना, जो लगभग 22% का आसपास है। उसके बाद से आप देखेंगे 16% जो है सब्सिडी वगैरह पे है ना, और 20% जो है ब्याज के भुगतान में आपको जा रहा है। ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। रक्षा पे 8% है, पेंशन पे 4%, अन्य पे 8% है आपका, और केंद्र प्रायोजित जो योजना है उस पर 8%। मेन सब्सिडी पे आपका 6% है। तो इसमें जो टॉप 3 हैं आप देख लेंगे, 22% वाला, 20 और 16, ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ पे ये पैसा जा रहा है। ठीक है, अब जो है बजट अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न बने तो आप वहाँ से अच्छे से कर पाए। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बताया गया है कि अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश के लिए एक एक करके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देखिएगा। पहला यहाँ पे इसमें जो है कि अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। मतलब अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों को क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। तो कितना तक दिया जाएगा, 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है परिवेश जो पूंजीगत व्यय के लिए ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त जो है ऋण दिया जा रहा है सुधार को प्रोत्साहन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि यह सरकार क्या करेगी, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये जो है ये ऋण देगी। ठीक है, और ये ऋण जो है लगभग 50 वर्ष के लिए लगभग ब्याज मुक्त। ठीक है, तो ब्याज मुक्त की बात किया, और किसके लिए, किस चीज़ के लिए रहेगा, तो ठीक है, सुधार प्रोत्साहन के लिए और संरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, तो एक तरह से देखिए कि अगर 50 वर्ष के लिए है तो एक 9 के बराबर ये है कि इस चीज़ को रिटर्निंग होगी, है ना। तो लेकिन ब्याज मुक्त यहाँ पे चीज़ें जो आपको मिलेंगी राज्य सरकारों को। अगला पॉइंट कह रहा है कि जल जीवन मिशन, इसको ध्यान रखिएगा, इसका 100% कवरेज प्राप्त करना है और बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का जो विस्तार 2028 तक किया गया है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है, इसका जो टारगेट था जल जीवन मिशन का, ठीक है, हर घर तक नल जल 2024 तक का था। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें को पूरा किया गया और कुछ टारगेट रह गए हैं। अब उसको प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन को है, तो ध्यान दीजिएगा 2028 तक क्या किया गया, इस मिशन का विस्तार किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये ईयर, आपसे पूछेगा सीधे सीधे कि जल जीवन मिशन का जो है एक्सटेंशन कब तक किया गया है, तो 2028 तक ये प्रश्न यहाँ से बनेगा। और जल जीवन मिशन का जो स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, स्टैटिक पार्ट कब शुरू है, क्या क्या इसमें अब तक का अचीवमेंट है, वो सारा पॉइंट भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र में सुधार। तो विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित क्या है कि वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन तथा राज्य के भीतर जो है ट्रांसमिशन में वृद्धि, और ये सुधार करने पर राज्यों को जो है जीएसडीपी की 0.5% की अतिरिक्त उधारी दी जाएगी। ठीक है, इस क्षेत्र में अगर सुधार होता है तो उसके बाद जो है जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधारी किसको दी जाएगी, राज्यों को दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेगा, देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 25 से 30 में ये लागू होगा। ठीक है, 2025 से 30 तक। इसमें क्या है कि नई परियोजनाओं के लिए जो है ना 10 लाख जो करोड़ की पूंजी वापस लाने के लिए शुभारंभ, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे टारगेट रखा गया 10 लाख करोड़ रुपए जो कि पूंजी को वापस लाना है ना। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना कहता था, ये लागू किसकी ईयर में होगा, 25 से 30 तक। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, और ये अमाउंट रखिएगा, याद रखिएगा 10 लाख करोड़ रुपए तक का यहाँ पे जो है साथियों कि ये चीज़ का टारगेट रखा गया है। उसके बाद से अगला एक पॉइंट है, ये है शहरी चुनौती निधि। ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए है। ठीक, 1 लाख करोड़ रुपया शहरी जो चुनौती निधि है उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगला पॉइंट है, इसमें कहाँ कहाँ पे किस तरीके से खर्च हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो सामुद्रिक विकास निधि है इसमें क्या है कि सरकार द्वारा 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए, है ना, लगभग 25,000, है ना, 25,000 करोड़ रुपए का संग्रह करने का यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। ठीक है, तो विकसित भारत की बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें क्या किया जाएगा, तो निजी क्षेत्र के साथ साथ सक्रिय साझेदारी के लिए जो है ना परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणु जो नुकसान के लिए सिविल देता है उस अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। तो यहाँ पे निजी क्षेत्र की भी भागीदारी अब बढ़ेगी। ठीक है, विकसित भारत बनाने के लिए। साथ साथ में क्या है कि परमाणु ऊर्जा मिशन, ठीक है, परमाणु ऊर्जा में क्या होगा,
निजी क्षेत्र की भागीदारी आपको जो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। उड़ान क्या है? तो उड़ान में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले 10 वर्षों में 120, ठीक है, नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। तो उड़ान के तहत कितनी 10 वर्षों में टारगेट कितना है? लगभग 120 नए गंतव्य के साथ 4 करोड़ यात्रियों को कनेक्टिविटी के थ्रू ले जाने की बात यहाँ पे कही गई है। अगला पॉइंट कि भविष्य में बिहार की ज़रूरतें, ठीक है, बिहार पे फोकस स्पेशल किया गया है। मखाना वाला आप देख ही रहे हैं, मखाना बोर्ड बनेगा और बाकी चीज़ें बिहार के लिए। भविष्य में बिहार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है, पश्चिमी कोसी नहर के उसमें, ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पश्चिमी कोसी नहर, ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे किसके लिए? बिहार की ज़रूरतों को पूरा करते हुए। अगला क्या है यहाँ पर एक कि स्वामी निधि 2, ठीक है, मिश्रित वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से जो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। क्लियर है क्या सारे पॉइंट्स? उसके बाद से है कि रोजगार जो आधारित विकास के लिए पर्यटन, ठीक है, जो रोजगार आधारित विकास पर्यटन होगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स बताया जा रहा है, ठीक है, राज्यों के साथ जो साझेदारी करके शीर्ष 50 पर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा राज्यों के साथ मिलके। उसमें सुव्यवस्थित ई वीजा सुविधा दिया जाएगा, युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम, ये सब सारी चीज़ें चलाई जाएंगी। राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन, है ना, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटक जो गंतव्यों तक यात्रा की सुगमता और संपर्क, ये सब सारी चीज़ों के लिए इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, है ना, उसमें एम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात यहाँ पे की गई है, जिससे बढ़ावा मिलेगा और उसमें क्या कौशल विकास बाकी सारी चीज़ों को किया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर साझेदारी करके 50 पर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस वाले पॉइंट में। आगे बढ़ेंगे देखेंगे फिर वही इसमें आगे अन्य क्या पॉइंट है, पीएम अनुसंधान, है ना, अद्यतन क्या है, इसमें क्या विकसित किया जाएगा, तो इस वाले पॉइंट्स को देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या है कि आईआईटी और आईआईएससी में जो है प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अद्यतन प्रदान करना, ठीक है, तो टारगेट कितना है? 10,000 के यहाँ पे टारगेट रखा गया है। अगला पॉइंट क्या क्या है? फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या है कि भविष्य में खाद्य और पोषाहारी जो सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म जो है लाइन वाला दूसरा जीन बैंक, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जीन बैंक से कितने 10 लाख जल प्लाज्म के लाइनों वाला ये नया बनेगा यहाँ पर। उसके बाद से अगला पॉइंट है ज्ञान भारतम मिशन। इसमें क्या बताया जाएगा कि 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियों को है शामिल करने के लिए, जो हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण है, इसमें किया जाएगा। उसके साथ साथ ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत एक अपने आप में बड़ी बात होगी कि जो है भारत ज्ञान भारतम मिशन है, इसमें क्या क्या किया, पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा और बाकी डिजिटल संग्रह, राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह के रूप में भी इसको स्थापित किया जाएगा। आगे उसके बाद बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या है इसमें कि अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए क्या है, तो निजी क्षेत्र आधारित जो अनुसंधान है साथियों, उसमें विकास और नवाचार की पहल के लिए कार्यान्वयन के लिए लगभग 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। ये अमाउंट भी याद रखिएगा। अब देखिए कि जो प्रश्न बन रहा है ना स्टेटमेंट वाले, वहाँ पे सीधे देगा कि इस अनुसंधान विकास नवाचार के लिए इतने करोड़ का आवंटन या फिर निम्नलिखितों पर विचार किए, उसमें या मिलान करने के लिए इस तरह के से प्रश्न वहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जो है भूमि स्थानिक मिशन, ये क्या है? राष्ट्रीय भूमि स्थानिक मिशन, इसमें क्या है, बुनियादी जो भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा है उसका विकास करना, पीएम का गतिशक्ति का उपयोग करते हुए जो भू अभिलेख है, सरकारी योजना और संरचना है, उन परियोजनाओं के डिजाइन में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला पॉइंट है निर्यात संवर्धन। अब निर्यात संवर्धन से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वन बाय वन करके एक पॉइंट देखिएगा। तो इसमें जो है निर्यात संवर्धन के में जो है पॉइंट है कि निर्यात संवर्धन मिशन, इसमें क्या है कि क्षेत्रीय और जो मंत्रालय लक्ष्य हैं उसके थ्रू एमएसएमई को निर्यात ऋण तक जो आसानी पहुंच बनाया जाए, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग की सहायता से सुविधा और विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ जो की समस्या उसको सामना करने की इसमें मदद मिलेगी। भारत ट्रेड नेट क्या है, इसमें देखिएगा व्यापार का जो प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए इसमें जो है एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है भारत ट्रेड नेट का, इस पे एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण हेतु सहायता मिलेगा। तो भारत ट्रेड नेट, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इस पे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद से है जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क और एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा, है ना, इसमें सारी चीज़ों को और भी क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्या कह रहा है, ईंधन के रूप में सुधार क्या क्या होगा, जो ईंधन के रूप में स्टार्टिंग हमने आपको बताया था
तो उसमें पहला जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास किस तरीके से होगा। तो देखिएगा पहला यहाँ पे एक पॉइंट बताया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह है उनके सदस्यों के लिए जो है ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति को ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ये फ्रेमवर्क बनेगा। एनएफबी जो आईडी है उसके द्वारा अवसंरचना के लिए कारपोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित की जाएगी। संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री 2025 में शुरू की जाएगी, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद से बताया जा रहा है कि कंपनियों के विलय के शीघ्र अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा और बीमा क्षेत्र के जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसकी सीमा 74% बढ़ाकर 100% की जाएगी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधे सीधे पूछेगा 74 से बढ़ाकर कितना किया जा रहा है, तो ध्यान देंगे 74 से बढ़ाकर आपका 100 तक किया जा रहा है। कर सुधार के लिए भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। टैक्सेशन के लिए वो अभी उसमें इम्प्लीमेंट भी होना है, तो कर सुधार और विनियामक सुधार। प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन के लिए नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव रखा गया है और विनियामक जो सुधार है इसके लिए अगर ध्यान देंगे तो उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत जो सरल विनिमय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें टैक्स लैब में भी कुछ बदलाव होने की बात कही गई, तो भी देख लीजिएगा। बाकी टैक्स लैब से लेकर उतना नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट योजना है इसमें जो जो बातें कही गई है, मिशन है उसके अवधि और उसमें कितने फ्रेमवर्क में किस तरीके से काम होगा, उस सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड कुछ उच्च स्तरीय सुधार के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जो अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव इसमें जो बातें हैं, औद्योगिक माल के लिए जो सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाना, तो 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार का जो है अधिग्रहण न करना, उसके साथ साथ प्रभावी जो ड्यूटी इंसिडेंस बनाए रखने के लिए जो है उपयुक्त उपकर लगाना, ये सब सारी चीज़ों करके क्या किया जाएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को और क्या बनाया जाएगा, तर्कसंगत बनाया जाएगा। उसके बाद से कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स है अगर आप देखें तो एक है मेक इन इंडिया, है ना, उसमें क्या है एलईडी टीवी के लिए जो टेक्सटाइल है और बाकी लूम फोन है उसके लिए, और एक होकर ईवी लिथियम आयन बैटरी से संबंधित पूंजीगत माल के लिए छूट दिया जाएगा। तो उसके बाद से एमआरओ का संवर्धन, जलपोत निर्माण और पुराने जहाज़ों को तोड़ने वाले संबंधित के लिए 10 वर्ष की छूट दी जा रही, मरम्मत के लिए बाकी और निर्यात का विस्तार किया जाएगा। निर्यात संवर्धन हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट, ये पॉइंट याद रखिएगा कि किस लिए ड्यूटी फ्री इनपुट दिया जा रहा है ना, तो हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। उसके बाद से अगर देखें व्यापार को फिर वही सुगमता बनाने के लिए बाकी अन्य पॉइंट्स का उसमें किस किस तरह के फ्रेमवर्क काम करेगा। अगला जो पॉइंट है कि जीवन रक्षक दवाओं के सुधार के लिए उसमें क्या क्या सुधार है, तो दवाओं को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं, तो देखिएगा 36 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं औषधियों को उसको छूट प्राप्त होगी। 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली सूची में रखा जा रहा है। 37 दवाओं और नए 13 रोगी सहायता जो कार्यक्रम है उसमें छूट प्राप्त होगी और उसको सूची में उसमें जोड़ा जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे दुर्लभ रोग, कैंसर, गंभीर चिरकालिक जो बीमारी है उनकी दवाइयों को भी छूट दिया जाएगा और बाकी चीज़ों और सुलभ बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो अगला पॉइंट इसमें वही प्रत्यक्ष कर वाला है, टैक्स लैब वाला है। तो टैक्स लैब आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, व्यवसाय किस तरह सुगमता बनाने के लिए दिया गया टैक्स लैब। तो एक बार यहाँ से एक बार देख लीजिएगा बस टैक्स लैब क्या है, कैसे है, जो बदलाव हुए हैं किस तरीके से लागू होंगे, वो तो लगने का अधिसूचना बनने के बाद ही, बाकी जो अभी वर्तमान में टैक्स लैब है किस तरीके से लगेंगे वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे और कोई अन्य पॉइंट जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ अन्य पॉइंट्स जैसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीडीएस का एकीकरण किया जा रहा है। इसमें क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कर कटौती है वो 50,000 से दोगुना करके 1 लाख कर दिया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि 50,000 से बढ़ा कितना बढ़ा है, स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ लेगा। किराए पर टीडीएस के लिए 2.4 लाख वार्षिक सीमा को कितना कर देगा, 6 लाख कर दिया गया है, ठीक है, 6 लाख कर देंगे। तो दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में, यहाँ से तो आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन क्या है, तो इसमें जो है विवरण दाखिल करने की जो समय सीमा है उसको वर्तमान में 2 वर्ष से 4 वर्ष तक बढ़ाया गया है। कितना, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक इसको बढ़ाया गया है। और उसके बाद से है अनुपालन बोझ को कम करना, तो इसको किस तरीके से, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो छोटे धर्मार्थ न्यास संस्था है उनकी पंजीकरण की अवधि को जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का काम किया गया है। उसके बाद से करदाताओं को बिना शर्त से पहले जो है 2 संपत्ति पहले 1 वर्ष के लिए था, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, 2 संपत्ति पहले 1 वर्ष के वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति दी गई है। ये सारे के पॉइंट्स हैं, देखिएगा यहाँ से जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बहुत जल्दी जो है बजट से रिलेटेड है कि बेहतरीन स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना के एमसीक्यू का अब जल्दी क्लास अपलोड किया जाएगा। उसमें सारी क्लास में एमसीक्यू के माध्यम से भी सारी चीज़ें कवर अप की जाएंगी।
उसके बाद से एक पॉइंट देख लीजिए, रोजगार और निवेश के बारे में क्या क्या पॉइंट बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए और अंतर्देशीय जलयान के लिए बात की गई है, स्टार्टअप की बात की गई है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की गई हैं। उसके बाद से रुपया कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। एक पॉइंट यहाँ देख लीजिए, ये डेफिसिट वगैरह कौन कितने आर्थिक बुनियाद वाले में जो ग्राफ वगैरह होते हैं। फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए तो यहाँ पे 25 आप देखें 25-26 में कितना एस्टिमेटेड है, तो 4.4 का यहाँ पर है ना। और रेवेन्यू डेफिसिट देख लीजिए 1.5 और प्राइमरी डेफिसिट 0.8। ये सब इस वाले ग्राफ से आप एक बार देख लीजिएगा और इसमें जो आपको ज़रूरत का लगे वो चीज़ आप यहाँ पे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथियों ये था आपका बजट का कंप्लीट जो है एक शॉर्ट ओवरव्यू, है ना। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी बता दी गई और इस पर जल्दी MCQ क्लास मिलेगा, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी मेरे साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशली जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से भी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती हैं।